कभी कभी सबसे बड़ी कहानी वो होती है जो किसी ने पूरी नहीं बताई, सिर्फ महसूस की। उस दिन किसी ने नहीं कहा, बस सबने सह लिया। वो एक ऐसी दोपहर थी जिसमें धूप भी जैसे रुक रुक कर गिर रही थी, मानो उसे भी पता हो कि कुछ होने वाला है जो देखना नहीं चाहिए। दफ्तर की तीसरी मंजिल पर वो कमरा था जिसे लोग मीटिंग रूम भी कहते थे, मगर असल में वो एक ऐसी जगह थी जहां हर महीने कोई न कोई चुपचाप टूटकर बाहर निकलता था। उस दिन भी वहां कुर्सियां गोल दायरे में लगी थीं और उन कुर्सियों पर बैठे लोग अपनी अपनी फाइलें सीने से लगाए बैठे थे, जैसे वो फाइलें कोई ढाल हों। रमेश उस कमरे में अकेला खड़ा था। बाकी सब बैठे थे, सिर्फ वो खड़ा था, और उसका खड़ा होना ही उसकी सजा की शुरुआत थी। कमरे में कुल 17 लोग थे। 17 जोड़ी आंखें, 17 सांसें और 17 जबानें, सब एक साथ खामोश। कोई खिड़की की तरफ देख रहा था, कोई अपने जूते के फीते से खेल रहा था जाता, और कोई फोन में ऐसे गुस्सा था जैसे दुनिया की सबसे जरूरी खबर उसी पल आ गई हो। रमेश का अपराध कोई बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसने पिछले हफ्ते उस परियोजना में एक गलती पकड़ी थी जो वरिष्ठ प्रबंधक संजय सक्सेना की देखरेख में चल रही थी। गलती बड़ी थी, आंकड़ों में फेरबदल, रिपोर्ट में झूठ। रमेश ने सोचा था कि यह बात निजी तौर पर कहना ठीक रहेगा। उसने सक्सेना साहब के कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके नरम आवाज में कहा था कि शायद कोई भूल हो गई है। सक्सेना साहब ने सुना, मुस्कुराए और कहा था कि देख लेंगे। आज उसी देखने का नतीजा था। सक्सेना साहब ने आज सबके सामने रमेश की कार्यप्रणाली की समीक्षा रखी थी। शब्द बहुत साफ सुथरे थे, लहजा बहुत शालीन, मगर हर वाक्य में एक धार थी। उन्होंने बताया कि रमेश की पिछले 3 महीने की रिपोर्टें मानक से नीचे थीं। उन्होंने ये भी बताया कि रमेश की टीम भावना में कमी है, और सबसे अंत में, और जो बात उन्होंने ऐसे कही जैसे कोई मौसम की जानकारी दे रहा हो, वो ये थी कि रमेश की ईमानदारी पर भी कुछ सवाल उठे हैं। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक बार कमरे में नजर घुमाई। शायद किसी का साथ ढूंढ रहा था, शायद कोई एक आंख जो उसकी तरफ देखकर कह दे कि यह गलत हो रहा है। मगर कोई नहीं मिला। प्रीति, जो उसके ठीक बगल में बैठी थी, जिसके बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में रमेश पिछले महीने गया था, वो खिड़की के पर्दे पर अटकी एक धूल की परत को घूर रही थी। उसके हाथों की उंगलियां आपस में गूंथी थीं और उसका दाहिना पैर हल्का कांप रहा था, मगर उसकी नजर रमेश से नहीं मिली। अतुल, जो रमेश का सबसे पुराना सहकर्मी था, जिसके साथ रमेश ने पहले साल की हर ओवरटाइम की रात गुजारी थी, वो अपनी कलम से कागज पर कुछ ऐसे लिख रहा था जैसे किसी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हो। बाद में जब वो कागज दिखा, उस पर सिर्फ गोल गोल घेरे बने थे, कुछ भी नहीं। संगीता आए मानव संसाधन विभाग से, जिसका काम ही था ऐसी स्थितियों में बीच बचाव करना। वो अपने फोन में ऐसे डूबी थी जैसे कोई आपातकालीन संदेश आया हो। उसकी स्क्रीन बाद में दिखी। वो सिर्फ समय देख रही थी, बार बार। और बाकी लोग, वो बस थे मगर नहीं थे। उनकी आंखें खुली थीं मगर देख नहीं रही थीं। उनके कान काम कर रहे थे मगर सुन नहीं रहे थे। वो एक अजीब सी खामोशी में लिपटे बैठे थे, एक ऐसी खामोशी जो आवाज से ज्यादा शोर करती है। सक्सेना साहब का स्वर एक सा था, न ऊंचा न नीचा, न गुस्सा न दया। बस एक समतल सतह थी जिस पर हर शब्द फिसलता हुआ गिर रहा था। उन्होंने अब रमेश की व्यक्तिगत आदतों पर भी टिप्पणी शुरू कर दी थी। कैसे वो दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है, कैसे उसकी मेज पर अक्सर बहुत सारे कागज बिखरे रहते हैं, न कैसे वो बैठकों में कभी कभी अनावश्यक रूप से प्रश्न उठाता है। रमेश को याद आया कि पिछले हफ्ते ही अतुल ने उसे बताया था कि सक्सेना साहब से बचकर रहना चाहिए, मगर अतुल ने ये बात सिगरेट के धुएं में कही थी, हल्की हंसी के साथ, जैसे कोई मजाक हो। आज वही अतुल अपनी कलम से कागज पर घेरे बना रहा था। एक पल ऐसा आया जब सक्सेना साहब ने रमेश से सीधे पूछा कि क्या उसे अपनी इन कमियों के बारे में कुछ कहना है। रमेश ने मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर खोला। कमरे में सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि पंखे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रमेश ने आखिर कहा,
कि वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेगा। उसने ये नहीं कहा कि उसने कोई गलती की ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि असली गलती उस रिपोर्ट में थी जिसे सक्सेना साहब ने बनाया था। उसने ये नहीं कहा क्योंकि जब उसने एक बार फिर कमरे में नजर दौड़ाई, एक भी चेहरा उसकी ओर नहीं था। सबने चुन लिया था, चुपचाप, बिना बोले, बिना इशारे के। और इस चुनाव में कोई खलनायक नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई गुप्त समझौता नहीं था। बस एक आम रोजमर्रा की चुप्पी थी, जो हर दफ्तर में, हर गली में, हर घर में पनपती है। मीटिंग खत्म हुई, लोग उठे, कुर्सियां पीछे खिसकी, फाइलें बंद हुई, कोई हल्की खांसी हुई, किसी का फोन बजा, और धीरे धीरे, एक एक करके, सब बाहर निकल गए। रमेश अभी भी खड़ा था। प्रीति उसके पास से गुजरी तो उसने सिर्फ इतना कहा कि आज मौसम कुछ बदला बदला है, शायद बारिश आए। फिर वो भी चली गई। अतुल ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा, पर कुछ बोला नहीं। बस एक हल्की सी थपकी दी और निकल गया। वो थपकी क्या थी? सहानुभूति या माफी की गुजारिश? ये साफ नहीं था। संगीता ने बाहर निकलते हुए रमेश की तरफ देखा, पर उसकी आंखें जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गईं, जैसे रमेश कोई तेज रोशनी हो जिसे देखना आंखों को चुभता है। और सक्सेना साहब, वो अपनी फाइलें समेटते हुए बाहर निकले, और निकलते वक्त उन्होंने रमेश से कहा कि अगले हफ्ते फिर से एक बैठक होगी जिसमें आगे का रास्ता तय किया जाएगा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो उस दिन थी जब रमेश ने उनके कमरे में जाकर गलती बताई थी। कमरा खाली हो गया। रमेश अकेला रह गया, और उस खालीपन में पहली बार उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जख्म सक्सेना साहब के शब्दों से नहीं लगा था। सबसे बड़ा जख्म उन 17 जोड़ी आंखों से लगा था जो उसकी तरफ नहीं उठी। सबसे बड़ा जख्म उन 17 मुंहों से लगा था जो बंद रहे। वो उस कमरे में कुछ देर और खड़ा रहा, खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर लोग चल रहे थे, जल्दी जल्दी, अपने अपने काम में मग्न। कोई नहीं जानता था कि तीसरी मंजिल पर अभी अभी क्या हुआ, और अगर जानता भी तो क्या फर्क पड़ता। रमेश की आंखों में आंसू नहीं थे, गुस्सा भी नहीं था। बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने भीतर से कुछ निकाल लिया हो और उसकी जगह कुछ भी न रखा हो। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। गलियारे में कुछ लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे। किसी ने उसे देखकर सिर हिलाया। वो रोजाना वाली पहचान, जिसमें न कुछ पूछना होता है, न कुछ बताना। रमेश भी सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। अपनी मेज पर पहुंचकर उसने कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पर कई ईमेल थे, काम के, आम, रोजमर्रा के। उनमें से एक ईमेल प्रीति का था, जो 20 मिनट पहले आया था। उसमें लिखा था कि शाम को अगर मौका मिले तो कैंटीन में चाय पीते हैं, कुछ बात करनी है। रमेश ने उस ईमेल को देखा। कुछ बात करनी है, शायद अब, बाद में, अकेले में, जब कोई नहीं देख रहा हो। तब प्रीति कुछ कहेगी, तब शायद अतुल भी कुछ कहेगा, तब शायद कोई और भी। मगर उस कमरे में, उस पल, आज जब जरूरत थी, कोई नहीं बोला। रमेश ने ईमेल बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। दोपहर अब ढल रही थी, धूप हल्की पड़ रही थी, और उस हल्की धूप में साए लंबे हो रहे थे। हर चीज का साया, हर इमारत का, हर पेड़ का, हर इंसान का। साए बड़े अजीब होते हैं। वो हमेशा साथ चलते हैं, मगर कभी कुछ कहते नहीं। शाम को जब रमेश कैंटीन पहुंचा, प्रीति पहले से वहां थी, एक कोने की मेज पर, अकेली, अपने हाथों में चाय का कप थामे। रमेश के आते ही उसने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो लोग तब देते हैं जब कुछ कहना हो मगर शब्द ना मिले। रमेश बैठ गया। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। कैंटीन में और भी लोग थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ फोन पर बातें कर रहे थे। जिंदगी आम थी, सब कुछ आम था। प्रीति ने अपने कप में देखते हुए कहना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई अपनी ही आवाज से डर रहा हो। उसने बताया कि उसे बुरा लगा आज, बहुत बुरा लगा, मगर वो कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उसकी अपनी भी तो नौकरी है, उसके बच्चे हैं, उसके घर का खर्चा है। और सक्सेना साहब, वो तो जानते ही हो कैसे हैं। रमेश सुनता रहा। प्रीति ने यह भी कहा कि वो जानती है कि रमेश ने कुछ गलत नहीं किया। सबको पता है, पूरे विभाग को पता है कि सक्सेना साहब कैसे हैं और वो क्या क्या करते हैं।
मगर कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। रमेश ने पूछा, क्योंकि क्या? प्रीति ने सिर झुका लिया। फिर धीरे से बोली, बस, ऐसे ही, बस, ऐसे ही। ये 3 शब्द थे जो शायद सब कुछ कह रहे थे। बस, ऐसे ही, इसीलिए कोई नहीं बोलता। बस, ऐसे ही, इसलिए सब चुप रहते हैं। बस, ऐसे ही, क्योंकि बोलने की कीमत चुकाने की हिम्मत किसी में नहीं। रमेश ने अपनी चाय उठाई। ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा कि क्या प्रीति को पता है कि आज उस कमरे में जब वो अकेला खड़ा था, तो उसने सबसे पहले उसी की तरफ देखा था। उसने सोचा था कि कम से कम प्रीति तो कुछ कहेगी, मगर प्रीति खिड़की के पर्दे पर जमी धूल गिन रही थी। मगर ये बात उसने नहीं कही। कुछ बातें कहने से ज्यादा भारी होती हैं न कहने से। प्रीति ने फिर कहा कि अगर कुछ करना हो तो बताना, वो मदद करेगी। पर्दे के पीछे, चुपचाप, कोई नहीं जानेगा। रमेश ने सिर हिला दिया। पर्दे के पीछे, चुपचाप, कोई नहीं जानेगा। ये वही भाषा थी जो इस जगह की भाषा थी। सब कुछ पर्दे के पीछे, सब कुछ चुपचाप, कोई कुछ न जाने। रमेश उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि उसे जाना है। प्रीति ने फिर से वो मुस्कान दी, वो अधूरी, कमजोर, माफी मांगती हुई मुस्कान, और रमेश चला आया। बाहर अंधेरा हो चुका था। दफ्तर की इमारत की लाइटें जल रही थीं। हर खिड़की से रोशनी छन रही थी। रमेश ने ऊपर देखा, तीसरी मंजिल, मीटिंग रूम भी। वहां अंधेरा था। कमरा खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शायद इस दुनिया के हिसाब से एक कुछ हुआ भी नहीं था। एक आदमी खड़ा था। कुछ लोगों ने कुछ बातें कहीं, बाकी सब चुप रहे। बस, इतना ही। कोई खून नहीं बहा, कोई चीख नहीं गूंजी, कोई दृश्य नहीं बना जो कैमरे में कैद हो सके। बस शब्द थे, चुप्पी थी, और वो नजरें थीं जो इधर उधर भटक रही थीं। रमेश धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में उसे अतुल मिला। अतुल भी घर जा रहा था। उसने रमेश को देखकर पूछा कि कैसा लग रहा है। रमेश ने कंधे उचका दिए। अतुल ने कुछ और कहने की कोशिश की। उसने कहा कि आज जो हुआ वो सही नहीं था। उसने कहा कि वो कुछ कहना चाहता था, मगर, वही मगर, वही अधूरा वाक्य, वही बहाना जो बहाना भी नहीं था और सच्चाई भी नहीं थी। बस कुछ बीच का था, लटका हुआ, अधर में। रमेश ने सिर हिलाया और कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये शब्द उसके मुंह से निकले, हम, मगर उनका कोई मतलब नहीं था। ये वो शब्द थे जो लोग तब बोलते हैं जब बहुत बात होती है, मगर कहने का कोई फायदा नहीं। अतुल चला गया और रमेश अकेला रह गया। वो बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां कुछ लोग खड़े थे, अपने अपने फोन में डूबे। रमेश भी खड़ा हो गया। उसने अपना फोन निकाला, मगर देखा कुछ नहीं। बस हाथ में पकड़े रहा, जैसे कोई सहारा हो। बस आई। लोग चढ़े। रमेश भी चढ़ा। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर देखा। शहर गुजर रहा था। लाइटें, गाड़ियां, लोग, दुकानें, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। दुनिया में कोई फर्क नहीं आया था। सिर्फ रमेश के भीतर कुछ बदला था, कुछ टूटा था। और वो टूटना किसी एक शब्द से नहीं हुआ था। वो टूटना उन सब शब्दों से हुआ था जो बोले नहीं गए। घर पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई थी। रमेश की पत्नी सुनीता रसोई में थी, खाना बना रही थी। बच्चे सो चुके थे। घर में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो रात के इस पहर होती है, आज जब दिन की सारी आवाजें थक कर बैठ जाती हैं। सुनीता ने दरवाजे की आवाज सुनी और बाहर झांका। रमेश को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। शायद उसके चलने का ढंग, शायद उसके कंधों का झुकाव, शायद उसकी आंखों में कुछ जो पहले नहीं था। उसने पूछा कि सब ठीक है। रमेश ने कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस थकान है। सुनीता ने और कुछ नहीं पूछा। पति पत्नी के बीच कई बरसों के बाद एक ऐसी समझ बन जाती है जिसमें शब्दों की जरूरत कम होती है। वो समझ गई कि आज कुछ हुआ है जो रमेश अभी बताना नहीं चाहता। शायद बाद में बताए, शायद कभी ना बताए। खाना खाते वक्त रमेश चुप रहा। सुनीता ने छोटी छोटी बातें की, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, पड़ोस में किसी की शादी के बारे में, बिजली के बिल के बारे में। रमेश सुनता रहा, सिर हिलाता रहा। मगर उसका मन कहीं और था। वो उस कमरे में था, उन 17 लोगों के बीच। उस पल में जब उसने नजर उठाई थी और किसी ने नजर नहीं मिलाई थी। खाना खत्म हुआ। सुनीता ने बर्तन समेटे। रमेश बरामदे में आकर बैठ गया।
रात की हवा ठंडी थी, मगर उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसे कुछ नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा, 15 साल हो गए थे इस नौकरी में। 15 साल जिनमें उसने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, हमेशा अपना काम समय पर पूरा किया। और आज एक दिन में, एक बैठक में, एक आदमी ने उसकी पूरी छवि तोड़ दी और बाकी सबने सबने चुपचाप देखा। उसे याद आया कि 3 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। तब निशांत के साथ हुआ था। वही निशांत जो अब इस शहर में नहीं रहता। उसके साथ भी सक्सेना साहब ने कुछ ऐसा ही किया था और तब भी सब चुप रहे थे। रमेश खुद भी चुप रहा था। यह सोचकर उसके सीने में कुछ हुआ। उस दिन निशांत की आंखों में जो था दा, आज रमेश को उसकी समझ आई। तब रमेश ने सोचा था कि निशांत ने जरूर कुछ किया होगा, कोई गलती की होगी, नहीं तो ऐसे थोड़े ही होता है। तब रमेश ने अपने आप को समझाया था कि यह मामला उसका नहीं है, उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तब रमेश भी उन्हीं में से एक था जो अपनी फाइलों में घुसे रहे, जिन्होंने खिड़की के बाहर देखा, जिन्होंने खामोश रहकर एक तरह की मंजूरी दे दी। अब वही रमेश दूसरी तरफ था और ये एहसास उसे अंदर तक काट रहा था। अगले कुछ दिन एक अजीब धुंध में गुजरे। रमेश दफ्तर जाता, अपना काम करता, घर आता। सब कुछ वैसा ही था, मगर कुछ भी वैसा नहीं था। लोगों का व्यवहार बदला हुआ था। इतना हल्का बदलाव कि कोई उंगली रखकर न बता सके, मगर इतना साफ कि महसूस हो। जो लोग पहले गलियारे में मिलते तो रुककर दो चार बातें कर लेते थे, अब सिर्फ सिर हिलाकर गुजर जाते। जो लोग पहले उसकी मेज पर आकर चाय पीते थे, अब अपनी मेजों पर ही रहते। कोई कुछ कहता नहीं था, या मगर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। ये दीवार डर से बनी थी। लोग रमेश से इसलिए नहीं कट रहे थे कि उन्हें रमेश पसंद नहीं था। वो इसलिए कट रहे थे कि रमेश अब एक निशान था, एक ऐसा इंसान जिस पर सक्सेना साहब की नजर पड़ चुकी थी। और जो भी रमेश के करीब दिखेगा, उस पर भी वो नजर पड़ सकती थी। ये हिसाब बहुत सीधा था, बहुत इंसानी था, और इसीलिए बहुत क्रूर था। प्रीति अब रमेश से आंख नहीं मिलाती थी। पहले कुछ दिन उसने एक दो बार मैसेज किए, छोटे छोटे, औपचारिक, मगर फिर वो भी बंद हो गए। शायद किसी ने उसे बता दिया कि रमेश से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। शायद उसने खुद समझ लिया। अतुल अभी भी बात करता था, मगर उसकी बातों में अब वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। वो बातें करता था जैसे कोई फर्ज निभा रहा हो, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो रमेश को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा, मगर पूरी तरह साथ भी नहीं देगा। एक बीच का रास्ता, जहां न गुनाह लगे, न कोई खतरा उठाना पड़े। और सक्सेना साहब, या वो वैसे ही थे, मुस्कुराते हुए, शांत, आत्मविश्वास से भरे। उन्होंने उस बैठक के बाद रमेश से कभी कोई सीधी बात नहीं की, मगर छोटे छोटे तरीकों से अपनी मौजूदगी जताते रहे। कभी किसी और के सामने रमेश के काम पर टिप्पणी कर देते, कभी किसी ईमेल में उसका नाम ऐसे लेते जैसे कोई उदाहरण दे रहा हो। कुछ भी सीधे नहीं, सब कुछ तिरछा। ये एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसके नियम सब जानते थे, मगर कोई नहीं कहता था। रमेश इस खेल में नया था। निशांत शायद इसी खेल में हार गया था, और बाकी सब, वो इस खेल के दर्शक थे, जो तालियां नहीं बजाते, मगर खड़े होकर देखते रहते। एक हफ्ते बाद वो बैठक हुई जिसका सक्सेना साहब ने जिक्र किया था। आगे का रास्ता तय करने वाली बैठक। इस बार कमरे में सिर्फ 5 लोग थे। सक्सेना साहब, मानव संसाधन की संगीता, एक और वरिष्ठ अधिकारी जिनसे रमेश की कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी, और रमेश। बैठक बहुत औपचारिक थी। लहजा बहुत नरम था। शब्द बहुत चुने हुए थे। सक्सेना साहब ने कहा कि संस्था रमेश की भलाई के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि शायद रमेश को किसी और विभाग में नए अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई दंड नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का हिस्सा है। हर वाक्य में एक जाल था। रमेश समझ गया, उसे हटाया जा रहा था, मगर इस तरह कि कोई उंगली न उठा सके, कोई शिकायत न कर सके। कागजों पर सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। संगीता ने एक बार रमेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शायद शर्म, शायद बेचैनी, मगर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो बस कागजों पर लिखती रही, सर हिलाती रही। वो वरिष्ठ अधिकारी,
जो बैठक में लगभग मूक थे, उन्होंने अंत में सिर्फ इतना कहा कि यह फैसला सबकी भलाई के लिए है। सबकी भलाई। रमेश ने सोचा कि सब में वो शामिल है भी या नहीं। बैठक खत्म हुई। रमेश को बता दिया गया कि अगले महीने से वो एक नए विभाग में होगा। एक ऐसा विभाग जहां न कोई अहम प्रोजेक्ट था, न कोई आगे बढ़ने की संभावना। एक कोना था वो, जहां लोगों को भेजा जाता था जब उन्हें निकालना मुश्किल हो, मगर रखना भी ना चाहते हो। रमेश बाहर निकला। गलियारे में वो वरिष्ठ अधिकारी उसे मिले। उन्होंने रुककर रमेश को देखा और धीमी आवाज में कहा कि उन्हें रमेश से हमदर्दी है। फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। ये वो वाक्य था जो रमेश ने पिछले एक हफ्ते में कई बार सुना था। अतुल ने कहा था, प्रीति ने कहा था, और अब इन साहब ने भी कह दिया। कुछ नहीं किया जा सकता, जैसे ये कोई प्राकृतिक नियम हो, कोई भौतिकी का सिद्धांत, जिसे बदला ना जा सके। मगर ये नियम नहीं था, ये चुनाव था। हर बार, हर किसी ने चुना था कि कुछ न करना है। रमेश अपनी मेज पर लौटा। उसकी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी, संगीता की तरफ से, जिसमें नए विभाग की जानकारी थी। रमेश ने उस चिट्ठी को उठाया, पढ़ा और रख दिया। उसने आसपास देखा। सब अपने कामों में लगे थे। कोई कंप्यूटर पर कुछ लिख रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई चाय पी रहा था। किसी ने नहीं पूछा कि बैठक में क्या हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि रमेश कैसा है। और रमेश को अचानक समझ आया कि यह चुप्पी सिर्फ आज की नहीं है। ये वही चुप्पी है जो सालों से इस जगह में पनप रही थी। ये चुप्पी निशांत के वक्त भी थी। ये चुप्पी उससे पहले भी रही होगी, और ये चुप्पी उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि ये चुप्पी किसी एक आदमी की नहीं थी। ये चुप्पी सबकी थी, सामूहिक थी। एक साझा समझौता था जिसमें सब शामिल थे, वो भी जो अभी शिकार थे, और वो भी जो कल शिकार हो सकते हैं। शाम को रमेश दफ्तर से निकला तो उसके कदम अपने आप छत की तरफ मुड़ गए। इमारत की छत पर कभी कभी लोग आते थे, सिगरेट पीने या बस थोड़ी देर अकेले बैठने। आज वहां कोई नहीं था। रमेश ने किनारे की मुंडेर पर बैठकर नीचे देखा। शहर फैला हुआ था। लाइटें जल रही थीं, गाड़ियां चल रही थीं। जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे हमेशा चलती है। उसे याद आया कि निशांत भी यहीं आता था, अक्सर शाम को, अकेले। तब रमेश ने कभी नहीं सोचा कि निशांत यहां क्यों आता है। तब रमेश व्यस्त था, अपने काम में, अपनी जिंदगी में। अब रमेश यहां था। उसने ऊपर आसमान देखा। तारे नहीं दिख रहे थे, शहर की रोशनी उन्हें छिपा देती है, मगर वो वहां थे, कहीं उस अंधेरे में। जैसे सच्चाई होती है, दिखती नहीं, मगर होती है। रमेश कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठा और नीचे आ गया। उस रात रमेश ने सुनीता को सब कुछ बताया। बहुत दिनों बाद, बहुत देर तक उसने बात की। शुरू से, उस दिन से जब उसने सक्सेना साहब की गलती पकड़ी थी, अंत तक, आज की बैठक तक। सुनीता सुनती रही। जब रमेश खत्म कर चुका, सुनीता ने कुछ देर कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा कि अब क्या करोगे। रमेश को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। उसने कहा कि शायद कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं? नौकरी तो रखनी है, बच्चों की पढ़ाई है, कस्तें हैं, जिंदगी है। सुनीता ने सिर हिलाया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा कि वो रमेश के साथ है, चाहे जो हो। ये शब्द साधारण थे, मगर उनमें एक वजन था जो रमेश को छू गया। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वो पड़ा रहा, छत को देखता रहा, सोचता रहा। वो सोच रहा था कि अगर उस दिन कोई एक आदमी भी बोल देता, सिर्फ एक, तो शायद कुछ बदल जाता। अगर प्रीति ने कहा होता कि ये सही नहीं हो रहा, अगर अतुल खड़ा हो गया होता, अगर संगीता ने अपना फर्ज निभाया होता। मगर किसी ने नहीं बोला। और अब रमेश सोच रहा था कि क्या वो खुद कभी बोला था, निशांत के वक्त, या उससे भी पहले, जब कोई और था। जवाब वो जानता था, नहीं बोला था। और यही सबसे भारी बात थी। यही वो बोझ था जो आज उसके सीने पर था। सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरों ने उसके साथ ऐसा किया, बल्कि इसलिए भी कि उसने भी कभी किसी और के साथ ऐसा होने दिया था। वो एक चक्र था। सब उसमें फंसे थे। शिकार और शिकारी और दर्शक, सब बारी बारी, समय समय,
एक ही खेल के हिस्से। अगले कुछ दिन रमेश ने एक अजीब सी बात महसूस की। जो लोग उससे दूर हो गए थे, उनमें से कुछ अब धीरे धीरे वापस आ रहे थे, मगर एक अलग तरीके से। अतुल एक दिन अकेले में मिला और बोला कि उसे पछतावा है। प्रीति ने एक लंबा मैसेज भेजा जिसमें उसने माफी मांगी और कहा कि वो जानती है कि उसे बोलना चाहिए था। यहां तक कि संगीता ने भी एक बार कैंटीन में रमेश को रोका और कहा कि उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था। सब माफी मांग रहे थे, सब समझा रहे थे, सब पछता रहे थे, मगर सब तब पछता रहे थे जब कुछ हो चुका था। सब तब बोल रहे थे जब बोलने से कुछ नहीं बदलना था। रमेश ने सबको सुना, सबके सामने सिर हिलाया, सबको कहा कि कोई बात नहीं, मगर उसके भीतर कुछ था जो इन माफियों से नहीं भर रहा था। एक खालीपन था, एक दूरी थी जो अब शायद कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि माफी मांगना आसान है, बाद में अकेले में, जब कोई देख ना रहा हो, मगर साथ खड़ा होना, उस पल, उस कमरे में, सबके सामने, वो कठिन था और वही जरूरी था। और वही नहीं हुआ। नया महीना शुरू हुआ। रमेश अपने नए विभाग में चला गया। वो विभाग वाकई एक कोना था। 3 और लोग थे वहां, सब वो जिन्हें किसी न किसी वजह से किनारे कर दिया गया था। उनमें से एक बूढ़े सज्जन थे जो 25 साल से इस कंपनी में थे और जिन्हें 5 साल पहले ऐसे ही यहां भेज दिया गया था। उन्होंने रमेश को देखकर एक थकी हुई मुस्कान दी, जैसे कह रहे हों, आ गए तुम भी। रमेश ने अपनी नई मेज पर अपना सामान रखा। खिड़की से बाहर कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ बगल की इमारत की दीवार। यहां से न आसमान दिखता था, न शहर। मगर रमेश को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना कंप्यूटर खोला और काम करने लगा। दिन बीतने लगे, हफ्ते बीतने लगे। रमेश ने धीरे धीरे अपने नए कोने को अपना लिया। वो कोना जहां कोई नहीं आता था, जहां कोई काम नहीं था जो मायने रखता हो। आज जहां वक्त ऐसे गुजरता था जैसे कोई नदी बिना बहाव के ठहर गई हो। उसके साथ के वो बूढ़े सज्जन महेश जी धीरे धीरे रमेश से खुलने लगे। शुरू में वो भी चुप रहते थे, बस अपना काम करते थे, अपनी चाय पीते थे। मगर एक दिन दोपहर को, जब दफ्तर में लगभग सन्नाटा था, उन्होंने रमेश से बात शुरू की। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब सक्सेना साहब नहीं थे, कोई और थे, किसी और नाम के, मगर वैसे ही। और तब भी सब चुप रहे थे, और तब भी उन्हें इसी कोने में भेज दिया गया था। महेश जी की आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक थकान थी, बरसों पुरानी, गहरी, जो अब उनकी सांसों में बस गई थी। उन्होंने कहा कि शुरू में बहुत गुस्सा आया था, बहुत दुख हुआ था, मगर फिर वो भी कम हो गया। अब बस एक सुन्नपन है, एक आदत जैसा कुछ। रमेश ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी कुछ करने की कोशिश की। महेश जी ने हल्की सी हंसी हंसी, वो हंसी जो हंसी नहीं थी, बस एक आवाज थी। उन्होंने कहा कि हाँ, की थी, शिकायत लिखी थी, ऊपर तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। कोई नहीं बोला कि हाँ, हमने देखा, ये सच है। सब चुप रहे, और बिना गवाह के शिकायत बस एक कागज थी, एक कागज। रमेश ने सोचा कि सच कितना कमजोर होता है जब उसे बोलने वाला कोई ना हो। महेश जी ने आगे बताया कि उसके बाद उन्होंने सोचा था कि नौकरी छोड़ देंगे, मगर तब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, खर्चे थे, जिम्मेदारियां थीं, तो रुक गए। और रुकते रुकते 5 साल बीत गए। रमेश ने खिड़की के बाहर देखा, वही दीवार, वही सीमेंट, वही खालीपन। उसने सोचा कि क्या वो भी 5 साल बाद ऐसे ही होगा, इसी कुर्सी पर, इसी कोने में, इसी थकान के साथ, किसी नए इंसान को देखते हुए जो अभी अभी आया हो, उसे वही कहानी सुनाते हुए जो उसने आज सुनी। ये सोच उसके भीतर कहीं गहरे तक उतर गई। एक शाम रमेश दफ्तर से लौट रहा था जब उसे सक्सेना साहब दिखे। वो अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, किसी से फोन पर बात कर रहे थे, हंस रहे थे। उनकी हंसी गूंज रही थी, खुली, बेफिक्र, जैसे दुनिया में कोई चिंता ना हो। रमेश एक पल रुका। उसने उन्हें देखा, उनका वो आत्मविश्वास, वो सहजता, वो तरीका जिससे वो इस दुनिया में खड़े थे जैसे ये दुनिया उन्हीं की हो। और रमेश के मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या सक्सेना साहब को कभी कुछ महसूस होता है?
क्या उन्हें कभी रात को नींद नहीं आती? क्या वो कभी सोचते हैं कि उन्होंने किसी के साथ क्या किया? शायद नहीं। और यही तो बात थी। यही तो वो फरकट था जो कुछ लोगों को ऐसा बनाता है और बाकियों को ऐसा। सक्सेना साहब को कोई बोझ नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो कुछ उन्होंने किया वो सही था, या कम से कम जरूरी था। वो अपने आप को खलनायक नहीं मानते थे। वो अपने आप को एक समझदार, व्यावहारिक, सफल इंसान मानते थे, जो संस्था के हित में कठिन फैसले लेता है। और शायद इसीलिए वो इतने खतरनाक थे, क्योंकि जो आदमी अपने आप को सही मानता है, वो कुछ भी कर सकता है। रमेश आगे बढ़ गया। सक्सेना साहब ने उसे देखा नहीं, या देखकर भी अनदेखा कर दिया। रमेश के लिए अब वो एक मसला नहीं थे। वो अब कहीं और थे, किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और शिकार की तलाश में। क्योंकि ऐसे लोग कभी रुकते नहीं। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। कुछ हफ्तों बाद रमेश को पता चला कि अब सक्सेना साहब की नजर नीलम पर है। नीलम, वो लड़की जो पिछले साल ही आई थी, जोशीली, होशियार, द और जो हर बैठक में सवाल पूछती थी और हर प्रोजेक्ट में नए विचार लाती थी। किसी ने बताया कि नीलम ने पिछले हफ्ते किसी रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिख दिया जो सक्सेना साहब को पसंद नहीं आया। कुछ ऐसा जिससे सक्सेना साहब की किसी बात पर सवाल उठता था। और अब शुरू हो गया था वही प्रक्रिया, वही छोटी छोटी टिप्पणियां, वही नरम लहजे में कही गई बातें जो भीतर तक काटती हैं, वही धीमा, व्यवस्थित, क्रूर खेल। रमेश ने यह सब दूर से देखा। एक दिन वो कैंटीन में था जब नीलम आई। उसकी आंखें कुछ थकी हुई थीं, वो थकान जो रमेश पहचानता था। वो रमेश के पास आकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस बस बैठी रही। कुछ देर बाद उसने पूछा कि क्या रमेश के साथ भी ऐसा हुआ था। रमेश ने सिर हिलाया। नीलम ने पूछा कि उसने क्या किया। रमेश के पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं था। उसने कहा कि कुछ नहीं किया, सह लिया, आगे बढ़ गया। नीलम ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। वो चुप नहीं बैठना चाहती। वो कुछ करना चाहती है। रमेश ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में बहुत कुछ था। चेतावनी, सलाह, अपना अनुभव। वो कहना चाहता था कि बेकार है, कुछ नहीं होगा। वो कहना चाहता था कि महेश जी ने भी कोशिश की थी, और देखो क्या हुआ। वो कहना चाहता था कि इस खेल में जीतना मुमकिन नहीं है। मगर उसने ये सब नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि जो भी करो, अकेले मत करना। नीलम ने उसकी तरफ देखा। रमेश ने आगे कहा कि इस जगह में अकेले बोलना मतलब हारना है। अगर बोलना है तो साथ चाहिए, गवाह चाहिए, वो लोग जो खड़े हों और कहें कि हाँ, द हमने देखा। नीलम ने पूछा कि क्या ऐसे लोग मिलेंगे। रमेश चुप हो गया। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो खुद तलाश रहा था। उस शाम रमेश घर जाते हुए सोचता रहा, क्या वो नीलम का साथ दे सकता है? क्या वो खड़ा हो सकता है और बोल सकता है? क्या वो वही कर सकता है जो उसके साथ किसी ने नहीं किया? उसे अपनी नौकरी का ख्याल आया, अपने बच्चों का, घर की किस्तों का। और उसे वो सब लोग भी याद आए जो उसके साथ नहीं खड़े हुए थे। प्रीति, अतुल, संगीता और वो बाकी सब। उन सबके भी बच्चे थे, उनकी भी किस्तें थीं, उनके भी डर थे। क्या वो उनसे अलग था? और अगर वो अलग नहीं था, तो क्या वो उन्हें दोष दे सकता था? ये सवाल उसके दिमाग में गोल गोल घूमता रहा, जी, जैसे कोई चक्कर जो खत्म ना हो। अगले कुछ दिन रमेश ने नीलम को दूर से देखा। उसने देखा कि कैसे वही चीजें उसके साथ हो रही थीं जो उसके साथ हुई थीं। कैसे लोग धीरे धीरे उससे दूर हो रहे थे। कैसे बैठकों में उसकी बात को अनसुना किया जाने लगा। कैसे उसके काम में कमियां निकाली जाने लगीं। और कैसे सब चुप थे। वही चुप्पी, वही टाली हुई नजरें, वही दूर भागते हुए लोग। एक दिन रमेश ने देखा कि नीलम अपनी मेज पर अकेली बैठी है, और उसके सामने वो लोग बैठे हैं जो कभी उसके दोस्त थे। वो लोग उससे बात कर रहे थे, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दूरी थी जो रमेश बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो उसे समझा रहे थे, कह रहे थे कि शायद नीलम थोड़ा एडजस्ट कर ले, शायद सक्सेना साहब से माफी मांग ले, शायद आगे से ध्यान रखे कि क्या लिखना है क्या नहीं। नीलम सुन रही थी। उसका चेहरा सपाट था, द मगर उसकी आंखों में कुछ था।
वो चीज जो टूटने से पहले दिखती है। रमेश उठा। उसके पैर उसकी मर्जी के बिना चल पड़े। वो नीलम की मेज तक पहुंचा। उन लोगों ने उसे देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी और कुछ सावधानी। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस एक खाली कुर्सी खींची और नीलम के बगल में बैठ गया। वो लोग कुछ देर असहज होकर बैठे रहे, फिर एक एक करके उठकर चले गए। कुछ देर बाद जब कमरे में सन्नाटा हो गया, नीलम ने रमेश की तरफ देखा। उसकी आंखें गीली थीं, मगर आंसू नहीं गिरे। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया। रमेश ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया था और उसका क्या नतीजा होगा। उसे बस इतना पता था कि आज, इस पल, वो वहां था। वो चुप नहीं रहा, और शायद इतना ही काफी था। शायद नहीं था। वो नहीं जानता था। उस रात रमेश को ठीक से नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कल दफ्तर में क्या होगा। क्या किसी ने देखा होगा? क्या बात फैलेगी? क्या सक्सेना साहब को पता चलेगा कि रमेश नीलम के साथ बैठा था? और अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा? उसे महेश जी की बात याद आई। वो पहले से ही कोने में थे, और क्या कर लेंगे और कहां भेजेंगे। मगर वो जानता था कि कोने से भी गहरे कोने होते हैं। कभी कभी नौकरी से निकाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि इंसान खुद छोड़ दे। वो सुनीता की तरफ देखने लगा, जो सो रही थी। उसने सोचा कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा? कितने महीने का बचत है? क्या किया जा सकता है? कहां जा सकते हैं? फिर उसने सोचा कि आखिर किस बात का डर है? नौकरी का, पैसे का, लोगों की नजर में गिरने का। और उसने सोचा कि ये सब डर कितने सच हैं और कितने बस मन में बने हुए हैं। वो पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहा, अंधेरे में, सोचता हुआ। अगले दिन दफ्तर में कुछ खास नहीं हुआ। जो रमेश ने सोचा था कि शायद कोई हलचल हो, एक कोई बात हो, वैसा कुछ नहीं था। दिन आम था। लोग आम थे। सब कुछ आम था। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ा। मगर एक चीज बदली थी। प्रीति उस दिन रमेश की मेज पर आई, बहुत दिनों बाद। उसने कोई बात नहीं की, बस एक चाय का कप रख गई और चली गई। अतुल ने दोपहर को रमेश को देखकर सिर हिलाया, पहले जैसे, कुछ गर्माहट के साथ। और शाम को जब रमेश जा रहा था, नीलम ने दूर से हाथ हिलाया। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी, मगर कुछ था उनमें। एक हफ्ते बाद नीलम ने एक फैसला किया। उसने बताया कि वो औपचारिक शिकायत दर्ज कराने जा रही है, मानव संसाधन विभाग में, लिखित में। रमेश ने सुना। उसने पूछा कि क्या नीलम को पता है कि क्या होगा? नीलम ने कहा कि हाँ, पता है। शायद कुछ नहीं होगा। शायद उल्टा उसी पर पड़े। मगर वो चुप नहीं बैठ सकती। कम से कम एक रिकॉर्ड तो होगा। कुछ तो लिखा तो होगा। रमेश ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसने कहा कि वो भी बयान देगा, गवाह के तौर पर, लिखित में। नीलम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, हैरानी, शायद थोड़ी राहत, शायद थोड़ा डर भी। उसने पूछा कि क्या रमेश को यकीन है? रमेश ने कहा कि यकीन तो नहीं है, मगर वो करेगा। उसे महेश जी की बात याद आई कि बिना गवाह के कुछ नहीं होता। शायद अब भी कुछ नहीं होगा, मगर कम से कम इस बार एक गवाह होगा। कम से कम इस बार एक आवाज होगी। उस शाम रमेश ने सुनीता को बताया। सुनीता ने सुना। उसका चेहरा गंभीर था, मगर उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने बस इतना पूछा कि क्या रमेश ने सोच लिया है? सब कुछ, जो भी हो सकता है। रमेश ने कहा कि हाँ, सोच लिया है। सुनीता ने कुछ देर चुप रहकर कहा कि ठीक है, जो करना है करो, वो साथ है। रमेश ने उसका हाथ थामा। उस रात वो कुछ हल्का महसूस कर रहा था। वो हल्कापन जो किसी फैसले के बाद आता है, जब अनिश्चितता खत्म हो जाती है और रास्ता साफ दिखता है, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो। अगले दिन नीलम ने शिकायत दर्ज करा दी। संगीता ने वो शिकायत ली। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। कुछ था उसमें, शायद बेचैनी, शायद परेशानी, शायद कुछ और। उसने पूछा कि क्या नीलम को कोई गवाह देना है? नीलम ने रमेश का नाम दिया। संगीता ने एक पल के लिए रमेश की तरफ देखा, फिर उसने सिर हिलाया और कागजात में लिख लिया। बस इतना ही। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। बस कुछ कागज भरे गए, कुछ दस्तखत हुए, और फाइल बंद हो गई। मगर कुछ शुरू हो गया था।
एक प्रक्रिया, एक दस्तावेज, एक रिकॉर्ड। और अब देखना था कि इसका क्या बनता है। कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। जिंदगी वैसी ही चलती रही। दफ्तर वैसा ही था। सक्सेना साहब वैसे ही थे, मुस्कुराते हुए, शांत, आत्मविश्वास से भरे। मगर एक छोटी सी तब्दीली आई। लोग अब नीलम और रमेश की तरफ अजीब नजरों से देखते थे। कुछ नजरें उत्सुकता की थीं, कुछ में शंका थी, और कुछ में, बहुत कम में, कुछ और था। शायद सम्मान, शायद हसद, शायद बस जिज्ञासा। प्रीति एक दिन रमेश से मिली और धीमी आवाज में पूछा कि क्या सच में उसने बयान दिया। रमेश ने कहा कि हाँ। प्रीति कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा कि उसे भी शायद कुछ करना चाहिए। उसने भी बहुत कुछ देखा है, सालों से। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। प्रीति ने कहा कि वो सोचेगी, और वो चली गई। सोचेगी, वही शब्द जो लोग तब कहते हैं जब कुछ करना है मगर हिम्मत नहीं है। वही शब्द जो महीनों तक और सालों तक लटके रहते हैं। मगर शायद इस बार कुछ अलग था। शायद प्रीति सच में सोच रही थी। शायद वो कमरे में जो हुआ था, जहां वो खिड़की के पर्दे पर जमी धूल गिन रही थी, शायद वो उसे अब भी याद था। 2 हफ्ते बाद एक बैठक हुई। शिकायत की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। उसमें 3 लोग थे। 2 वरिष्ठ अधिकारी जो दूसरे विभागों से थे, और एक बाहरी सलाहकार। नीलम को बुलाया गया, रमेश को बुलाया गया, और सक्सेना साहब को भी। वो बैठक उसी मीटिंग रूम बी में थी। रमेश जब उस कमरे में घुसा, उसे वो दिन याद आया जब वो यहां अकेला खड़ा था। वही कुर्सियां यहां, वही खिड़की, वही पंखा। मगर आज कुछ अलग था। आज वो अकेला नहीं था। बैठक शुरू हुई। समिति के 3 लोग एक तरफ बैठे थे। उनके चेहरे सपाट थे, पेशेवर, जैसे कोई फॉर्म भर रहे हों। उनमें से एक महिला थी जो बाहरी सलाहकार थी। उनकी आंखें तेज थीं, हर चीज को तौलती हुई। दूसरे 2 वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्हें रमेश ने पहले कभी ठीक से देखा भी नहीं था। सक्सेना साहब कमरे के एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा वही था, शांत, थोड़ा उबा हुआ, जैसे ये सब एक छोटी सी असुविधा हो जो जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने रमेश की तरफ एक बार देखा। वो नजर कुछ कहती नहीं थी, बस एक क्षण के लिए टिकी और हट गई। नीलम पहले बोली। उसने अपनी बात रखी, धीमे स्वर में, मगर स्पष्ट। कोई नाटक नहीं था उसकी आवाज में, कोई रुलाई नहीं, कोई आरोप की चीख नहीं। बस तथ्य थे, तारीखें थीं, वो छोटी छोटी बातें थीं जो अकेले में कुछ नहीं लगती, मगर जोड़कर देखो तो एक तस्वीर बनती है। उसने बताया कि कैसे शुरू में सब ठीक था, कैसे सक्सेना साहब ने उसके काम की तारीफ की थी, और कैसे वो सब बदल गया जब उसने एक रिपोर्ट में कुछ लिखा जो उन्हें पसंद नहीं आया। उसने बताया कि कैसे उसके बाद से हर बैठक में उसकी बात काट दी जाती थी, कैसे उसके ईमेल का जवाब देर से आता था या आता ही नहीं था, कैसे प्रोजेक्ट्स उससे छीनकर दूसरों को दे दिए जाते थे, कैसे उसकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जाने लगे। समिति के लोग सुनते रहे, नोट्स लेते रहे। फिर रमेश की बारी आई। रमेश ने बोलना शुरू किया, और उसे लगा जैसे उसकी आवाज किसी और की है। वो बता रहा था अपनी कहानी। वो दिन जब उसने सक्सेना साहब की गलती पकड़ी थी, वो बैठक जहां उसे सबके सामने नीचा दिखाया गया था, वो तबादला जो उसकी सजा थी। मगर उससे ज्यादा उसने वो बताया जो उसने देखा था। उसने बताया कि कैसे निशांत के साथ 3 साल पहले ऐसा ही हुआ था, कैसे तब भी सब चुप रहे थे, खुद रमेश भी। उसने बताया कि कैसे ये एक तरीका था, एक पैटर्न जो सालों से चल रहा था। जब उसने निशांत का नाम लिया, सक्सेना साहब के चेहरे पर कुछ हुआ, बहुत हल्का, एक पल के लिए, फिर वापस वही सपाट नकाब। समिति की उस बाहरी सलाहकार ने पूछा कि क्या रमेश के पास इन बातों का कोई सबूत है। रमेश ने कहा कि लिखित सबूत नहीं है। ऐसी बातों का लिखित सबूत नहीं होता, मगर गवाह हैं, वो लोग जो उस कमरे में थे, जिन्होंने सब देखा। समिति ने पूछा कि क्या वो गवाह बयान देने को तैयार हैं। रमेश चुप हो गया। उसे नहीं पता था। बैठक के बाद नीलम और रमेश बाहर आए। गलियारे में कुछ लोग खड़े थे। वो लोग जो अंदर की बातें जानना चाहते थे, मगर पूछ नहीं सकते थे। उन्होंने नीलम और रमेश को देखा, दीप, फिर जल्दी से अपने अपने रास्ते चले गए। नीलम ने रमेश से कहा
कि पता नहीं क्या होगा। रमेश ने कहा कि हाँ, पता नहीं। वो दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। फिर नीलम ने पूछा कि क्या रमेश को लगता है कि कोई और बोलेगा? रमेश ने खिड़की के बाहर देखा। वही आसमान था, वही बादल, वही दुनिया। उसने कहा कि नहीं जानता। अगले कुछ दिन अजीब थे। दफ्तर में एक अदृश्य तनाव था। कोई खुलकर बात नहीं करता था, मगर फुसफुसाहटें थीं। लोग एक दूसरे को देखते थे, इशारों में बातें करते थे, और जब भी रमेश या नीलम नजदीक आते, चुप हो जाते। सक्सेना साहब उन दिनों दफ्तर में कम दिखते थे। कोई कहता था कि वो छुट्टी पर हैं, कोई कहता था कि किसी बड़ी मीटिंग में व्यस्त हैं, मगर उनकी अनुपस्थिति भी एक मौजूदगी थी। हर बातचीत में उनका नाम था, हर फुसफुसाहट में उनका साया। एक दिन प्रीति रमेश के पास आई। उसका चेहरा अलग था, कुछ सोचा हुआ, ये कुछ तय किया हुआ। उसने कहा कि वो भी बयान देगी। रमेश ने उसकी तरफ देखा। प्रीति ने कहा कि बहुत सोचा उसने, बहुत डर लगता है। मगर वो उस दिन को नहीं भूल पाती जब रमेश उस कमरे में खड़ा था और उसने कुछ नहीं कहा। वो रातों को जागती है और सोचती है कि अगर मेरे साथ होता तो, अगर कोई चुप रह जाता तो। उसकी आवाज कांपी, मगर टूटी नहीं। उसने कहा कि वो नहीं जानती कि इससे कुछ होगा या नहीं, मगर अब और चुप नहीं रह सकती। रमेश ने सिर हिलाया। उसने कुछ कहा नहीं, मगर उसकी छाती में कुछ हुआ, कुछ गर्म, कुछ अजीब। प्रीति के बाद अतुल आया। वो भी बयान देने को तैयार था। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। उसने सोचा था कि बस एक दो दिन में सब शांत हो जाएगा, मगर अब जब इतना हो ही गया है, तो वो भी कुछ कहना चाहता है। रमेश ने पूछा कि क्या कहना चाहता है। अतुल ने कहा कि वही जो सबने देखा, वो बैठकें, वो टिप्पणियां, वो तरीका जिससे लोगों को तोड़ा जाता था। फिर अतुल ने कुछ और कहा, धीमी आवाज में, जैसे किसी और को न सुनाना हो। उसने कहा कि उसे डर है, बहुत डर है। उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी पत्नी काम नहीं करती, सब कुछ उसी पर है, और अगर नौकरी गई तो। वो रुक गया। रमेश ने कहा कि वो समझता है। अतुल ने कहा कि वो जानता है कि ये बहाना लगता है। सबके पास बहाने हैं, मगर बहाने भी सच होते हैं, डर भी सच होता है। रमेश ने कहा कि हाँ, सच होता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अतुल ने कहा कि फिर भी वो बयान देगा, क्योंकि अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोलेगा, और उसे अपने आप को शीशे में देखना है। एक हफ्ते के अंदर 5 और लोगों ने बयान दिए, कोई लिखित में, कोई समिति के सामने। कुछ बातें नई थीं, दो कुछ वही पुरानी जो सब जानते थे, मगर किसी ने कभी कही नहीं थी। किसी ने बताया कि 7 साल पहले एक और कर्मचारी था, राजीव, जो इसी तरह गया था। किसी ने बताया कि सक्सेना साहब ने एक बार किसी की पत्नी के बारे में अश्लील टिप्पणी की थी। किसी ने बताया कि परियोजनाओं में जो आंकड़ों की गड़बड़ी होती थी, वो सालों से हो रही थी। छोटी छोटी बातें, बूंद बूंद, मगर जब जुड़ी तो एक सैलाब बना। समिति की जांच लंबी होने लगी, और सक्सेना साहब की छुट्टी भी लंबी होती गई। मगर कुछ अजीब भी हो रहा था। जितने लोग बोल रहे थे, उतने ही चुप भी थे। कुछ लोग थे जिन्होंने साफ मना कर दिया। कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं, कुछ ने कहा कि वो तटस्थ रहना चाहते हैं, और कुछ, वो जो सबसे करीब थे, जो सबसे ज्यादा जानते थे, वो बिल्कुल गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। संगीता ने अपना बयान दिया, मगर बहुत सतही। उसने कहा कि उसने जो देखा वो व्याख्या के योग्य है, यानी कि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, कि वो किसी का पक्ष नहीं ले सकती। वो शब्द जो कुछ नहीं कहते, मगर सब कुछ कह देते हैं। रमेश ने जब संगीता का बयान पढ़ा, उसे समझ आया कि कुछ लोग हमेशा बीच में रहते हैं, न इधर न उधर, न हां न ना। वो वहां खड़े रहते हैं जहां से हर तरफ भागा जा सके। और शायद ये भी एक तरह की चुप्पी थी, शब्दों में लिपटी हुई चुप्पी। 1 महीना बीत गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट लंबी थी, कई पन्नों की, कानूनी भाषा में लिखी हुई, जिसे पढ़ते हुए लगता था जैसे कोई पहेली सुलझा रहा हो। मगर सार कुछ इस तरह था, शिकायत में कुछ आधार पाए गए। सक्सेना साहब के व्यवहार में कुछ क्षेत्र थे जहां सुधार की गुंजाइश थी।
संस्था को संवेदनशीलता प्रशिक्षण लागू करने की सिफारिश की गई और सक्सेना साहब को स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प दिया गया, दूसरे शहर में और दूसरी शाखा में। बस कोई बर्खास्तगी नहीं, कोई सार्वजनिक फटकार नहीं, कोई स्वीकृति नहीं कि जो हुआ वो गलत था। बस कुछ शब्द, कुछ कागज और एक तबादला। नीलम ने जब ये सुना, उसका चेहरा सपाट हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठी और बाहर चली गई। रमेश ने उसे जाते देखा। वो जानता था कि वो क्या महसूस कर रही है। वो उम्मीद जो थी कि शायद कुछ होगा, कि शायद इस बार अलग होगा, वो टूट रही थी। मगर रमेश को एक अजीब सा एहसास भी हो रहा था। कुछ हुआ था। हाँ, वो कम था। हाँ, वो न्याय नहीं था, मगर कुछ हुआ था जो पहले कभी नहीं होता था। सक्सेना साहब को जाना पड़ रहा था। उनके नाम के साथ एक दाग लग गया था। शायद आधिकारिक नहीं, मगर हर किसी को पता था कि क्यों जा रहे हैं। और वो लोग जो बोले, प्रीति, अतुल और बाकी, उन्होंने कुछ किया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कुछ टूटा था। वो चक्र जो सालों से चल रहा था, और उसमें एक दरार आई थी, छोटी सी, मगर दरार तो थी। सक्सेना साहब जाने से पहले एक बार दफ्तर आए, अपना सामान लेने, लोगों से मिलने। उनका चेहरा वहीं था, शांत, आत्मविश्वास से भरा। वो लोगों से हंस हंस कर मिल रहे थे, जैसे कोई पुराना दोस्त विदा ले रहा हो। कुछ लोग उनसे गले मिले, कुछ ने कहा कि बड़ी याद आएगी, कुछ ने शुभकामनाएं दी। रमेश ने ये सब दूर से देखा। उसे अजीब लगा। ये कैसे लोग हैं जो कल तक फुसफुसा रहे थे और आज गले मिल रहे हैं। मगर फिर उसने सोचा कि शायद यही दुनिया है, शायद लोग ऐसे ही होते हैं। सक्सेना साहब जब जाने लगे, उन्होंने एक बार रमेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था, गुस्सा नहीं, दुख नहीं, बस एक ठंडी पहचान। जैसे कह रहे हों, तुमने जो किया, मैं जानता हूं और मैं भूलूंगा नहीं। रमेश ने उनकी नजर का जवाब दिया, कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा। फिर सक्सेना साहब मुड़े और चले गए। उनके जाने के बाद दफ्तर में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी तूफान के बाद होती है, जब धूल बैठ जाती है और सब कुछ जहां का तहां दिखता है, मगर कुछ बदल गया होता है। लोग पहले जैसे नहीं थे। जो बोले थे, वो एक तरह से अलग हो गए थे। उनमें कुछ था जो पहले नहीं था। शायद गर्व, शायद बोझ, शायद दोनों। वो एक दूसरे को देखते थे तो एक अनकही समझ थी, जैसे किसी गुप्त समूह के सदस्य हों। और जो चुप रहे थे, वो भी अलग थे। उनकी आंखों में कुछ था जो टलता था, जो सीधे नहीं मिलता था। जब वो रमेश से मिलते, उनकी मुस्कान में कुछ खोखला था। संगीता अब रमेश से बात करने में कतराती थी। जब कभी सामना होता, वो जल्दी जल्दी कोई बहाना बनाकर चली जाती। उसे शायद पता था कि रमेश को पता है कि उसका बयान क्या था, ये कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। और ये जानना एक बोझ था जो दोनों उठा रहे थे। एक शाम रमेश छत पर गया। वहां नीलम पहले से थी। वो किनारे खड़ी थी, नीचे शहर को देख रही थी। रमेश उसके पास गया और चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर नीलम ने कहा कि वो सोच रही है कि सही किया या नहीं। रमेश ने पूछा कि किस बारे में। नीलम ने कहा कि इतना सब करने के बाद क्या हुआ। सक्सेना साहब गए, मगर कहां? दूसरी जगह। वहां भी वो वही करेंगे जो यहां करते थे। और यहां, यहां कुछ बदला? लोग अभी भी वही हैं, व्यवस्था अभी भी वही है। रमेश चुप रहा। नीलम ने आगे कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि उसने बस अपने आप को तसल्ली दी, कुछ किया ये दिखाने के लिए कि देखो, मैंने कुछ किया। मगर असल में कुछ नहीं बदला। रमेश ने सोचा। फिर उसने धीरे से कहा कि शायद ये सच है, शायद कुछ नहीं बदला, मगर कुछ तो हुआ। वो लोग जो बोले, उन्होंने पहली बार बोला। और वो लोग जो चुप रहे, उन्हें अब पता है कि वो चुप रहे। पहले उन्हें शायद पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। अब पता है। नीलम ने उसकी तरफ देखा। रमेश ने कहा कि शायद यही काफी है। शायद यही वो बीज है जो कहीं गिरा है। आज नहीं उगेगा, कल नहीं उगेगा, मगर कभी ना कभी। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो सच कह रहा है या सिर्फ अपने आप को समझा रहा है। महीने बीते। सक्सेना साहब उस दूसरे शहर में चले गए।
कभी कभी उनकी खबर आती थी, वहां भी अच्छा कर रहे हैं, वहां भी तरक्की हो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दफ्तर में नए लोग आए, पुराने लोग गए, जिंदगी चलती रही। नीलम को आखिरकार वो प्रोजेक्ट मिला जो उसे पहले मिलना चाहिए था। रमेश अपने कोने में रहा, महेश जी के साथ, उसी खिड़की के सामने जहां से सिर्फ बगल की दीवार दिखती थी। मगर कुछ था जो बदल गया था। रमेश को एक दिन एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों में उसने किसी को चुप होते नहीं देखा। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई नाटक नहीं हुआ। बस एक दो बार जब कुछ गलत होने लगा, किसी ने रोका, किसी ने कहा कि यह ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातें, मगर वो पहले नहीं होती थीं। और फिर एक दिन रमेश को खबर मिली, सक्सेना साहब के बारे में। वो खबर अजीब थी। कोई बड़ा हादसा नहीं था, कोई सजा नहीं थी। बस इतना कि उस दूसरे शहर में भी किसी ने शिकायत दर्ज कराई थी। और इस बार एक नहीं, 3 लोगों ने। और इस बार एक पुराना नाम भी सामने आया था, निशांत का। निशांत ने, जो 3 साल से चुप था, जो इस शहर से चला गया था। उसने भी लिखित बयान दिया था, पुरानी बातों का, पुराने दिनों का। रमेश को नहीं पता था कि निशांत को कैसे पता चला। शायद किसी ने बताया, शायद खबर फैली, शायद बस समय आ गया था। मगर अब सक्सेना साहब के खिलाफ एक फाइल बन रही थी, मोटी, भारी, जिसमें कई शहरों के, कई सालों के, कई लोगों के बयान थे। रमेश ने यह खबर सुनी और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसे वो दिन याद आया जब उसने नीलम से कहा था कि शायद एक बीज गिरा है। तब उसे खुद यकीन नहीं था, अब भी यकीन नहीं था। मगर कुछ तो था, कुछ जो चल रहा था, कुछ जो बन रहा था। धीरे धीरे, टुकड़ा टुकड़ा। शायद न्याय नहीं मिलेगा, शायद सक्सेना साहब कभी सजा नहीं पाएंगे, शायद वो हमेशा कहीं ना कहीं रहेंगे, वही करते हुए जो हमेशा करते आए। मगर अब हर जगह कोई ना कोई होगा जो जानता होगा। हर जगह एक रिकॉर्ड होगा, एक याद होगी, एक दाग होगा। और शायद यही वो बोझ था जो सक्सेना साहब को उठाना था। वो बोझ जो दिखता नहीं, मगर होता है। बरस बीत गए। कितने? रमेश ने गिनना छोड़ दिया था। समय का एक अजीब स्वभाव होता है। जब बीत रहा होता है तो भारी लगता है, और जब बीत जाता है तो लगता है जैसे कुछ था ही नहीं। रमेश अब उसी दफ्तर में नहीं था। नौकरी छूटी नहीं थी, खुद छोड़ी थी। एक दिन, बिना किसी बड़े कारण के। सुबह उठा, तैयार हुआ, और फिर बस खड़ा रहा। उस दिन उसके पैर उस इमारत की तरफ नहीं उठे। उसने सुनीता से कहा कि आज नहीं जाएगा, और फिर कभी नहीं गया। अब वो एक छोटे से व्यापार में था, कुछ खास नहीं, बस गुजारा हो जाता था। बच्चे बड़े हो गए थे, एक की नौकरी लग गई थी, दूसरा पढ़ रहा था। जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां आदमी पीछे मुड़कर देखने लगता है। और रमेश अक्सर पीछे मुड़कर देखता था। एक शाम वो पुरानी गलियों से गुजर रहा था जब उसे अतुल मिला। अतुल बहुत बदल गया था। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर लकीरें थीं, और वो झुककर चलता था जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। कुछ पल वो बस खड़े रहे, जैसे पुरानी यादें उनके बीच में खड़ी हों, मूर्त, भारी। फिर अतुल ने कहा कि चाय पीते हैं। वो पास की एक दुकान में बैठे। चाय आई, वही आम चाय, जैसी हजारों बार पी थी, मगर आज उसका स्वाद कुछ अलग था। अतुल ने बताया कि वो भी अब उस दफ्तर में नहीं है। 2 साल पहले निकल गया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। रमेश ने पूछा कि क्यों? अतुल ने चाय में देखते हुए कहा कि बस, थक गया था। फिर कुछ देर चुप्पी रही। अतुल ने बताना शुरू किया, धीरे धीरे, टुकड़ों में, जैसे कोई पुराना घाव खोल रहा हो। उसने बताया कि उस पूरे मामले के बाद, जब सबने बयान दिए थे, कुछ बदल गया था उसके अंदर। शुरू में उसे लगा था कि ठीक है, जो करना था कर दिया, अब आगे बढ़ जाओ। मगर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। वो उन लोगों को भूल नहीं पाता था जो चुप रहे थे, और उनमें खुद को भी। क्योंकि हां, आखिर में उसने बयान दिया था, मगर उससे पहले कितने साल वो चुप रहा था। निशांत के वक्त, और उससे भी पहले कितनी बार उसने सब देखा और कुछ नहीं कहा। कितनी बार उसने अपने आप को समझाया कि ये मेरा मामला नहीं है, मैं क्यों बोलूं। अतुल की आवाज में वो पुरानी हल्की हंसी नहीं थी, बस एक सूखापन था। उसने कहा कि अब रातों को नींद नहीं आती, सोचता रहता है।
उन चेहरों के बारे में जो गए, निशांत, राजीव और वो सब, जिनके नाम भी याद नहीं। सोचता है कि अगर तब बोला होता, तो शायद उनमें से कोई आज यहां होता। रमेश ने पूछा कि प्रीति कैसी है। अतुल का चेहरा कुछ और भारी हो गया। उसने बताया कि प्रीति अब बात नहीं करती, किसी से नहीं, ना अतुल से, आए ना किसी पुराने सहकर्मी से। उसने अपने आप को उस पूरे दौर से काट लिया है। रमेश ने पूछा कि क्यों? अतुल ने कंधे उचकाए। उसने कहा कि शायद प्रीति को भी वही तकलीफ है जो उसे है। वो याद जो पीछा नहीं छोड़ती, वो शर्म जो भीतर बैठ जाती है और निकलती नहीं। बयान देने के बाद प्रीति को कुछ दिन अच्छा लगा था, जैसे कोई बोझ उतरा हो, मगर फिर वो बोझ वापस आ गया, और शायद पहले से भी भारी, क्योंकि अब उसे पता था कि वो क्या कर सकती थी और क्या नहीं किया। पहले तो उसे पता भी नहीं था, अब पता था। और जानना कभी कभी न जानने से ज्यादा भारी होता है। रमेश घर लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी। सुनीता सो रही थी, बच्चे अपने कमरों में थे। घर में वो परिचित सन्नाटा था जो रात के इस पहर होता है। रमेश बरामदे में आकर बैठ गया। उसने अतुल की बातें सोची, फिर उसने अपने आप के बारे में सोचा। क्या वो भी वैसा ही था? क्या उसे भी वही तकलीफ थी? जवाब उसे पता था। हाँ, मैं थी। वो उस कमरे को भूल नहीं पाया था, मीटिंग रूम भी। वो उन आंखों को भूल नहीं पाया था जो उसकी तरफ नहीं उठी थीं, और वो उस दिन को भी भूल नहीं पाया था जब निशांत के साथ वही हुआ था और वो खुद चुप रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी भूलने की। नई नौकरी, नया काम, नई जिंदगी, मगर कुछ चीजें भूलती नहीं हैं। वो बस वहां रहती हैं, किसी कोने में, और जब भी मौका मिलता है सामने आ जाती हैं। रात के सन्नाटे में, जब कोई आवाज नहीं होती, तब वो यादें सबसे तेज होती हैं। कुछ महीने बाद रमेश को एक और खबर मिली। सक्सेना साहब अब नहीं रहे। दिल का दौरा था, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। एक सुबह उठे नहीं। ये खबर अतुल ने फोन पर बताई। रमेश ने सुनी और कुछ देर चुप रहा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या महसूस होना चाहिए। राहत, गुस्सा, दुख? ये कुछ नहीं हुआ। बस एक सुन्नपन था, जैसे किसी ने बताया हो कि बारिश हुई या धूप निकली। अतुल ने पूछा कि क्या रमेश अंतिम संस्कार में जाएगा। रमेश ने कहा कि नहीं। अतुल ने कहा कि वो भी नहीं जाएगा। फोन रख दिया गया। रमेश खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर धूप थी, साफ, तेज, आम सी। जिंदगी वैसी ही थी जैसी कल थी। एक आदमी गया। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर रमेश को अजीब लगा। वो सोच रहा था कि क्या सक्सेना साहब को कभी पता चला कि उन्होंने क्या किया था? क्या कभी, किसी रात, उन्हें भी नींद नहीं आई होगी? क्या कभी वो भी किसी पुरानी याद से जागे होंगे? शायद नहीं। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिना बोझ के, बिना पछतावे के। वो जो करते हैं, ये करते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और शायद यही सबसे भारी बात थी कि कुछ लोगों को वो बोझ नहीं उठाना पड़ता जो बाकियों को उठाना पड़ता है। सक्सेना साहब की मृत्यु के बाद कुछ अजीब हुआ। लोग बोलने लगे। वो लोग जो सालों से चुप थे, जिन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था, अब बोल रहे थे। सोशल मीडिया पर, फोन पर, मिलने पर पुरानी बातें निकल रही थीं, पुरानी कहानियां, पुराने घाव। लोग बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा था, क्या सहा था, क्या छुपाया था। अब, जब सक्सेना साहब नहीं रहे थे, अब, जब कोई खतरा नहीं था, अब, जब बोलने की कोई कीमत नहीं थी। रमेश ने यह सब देखा और उसके भीतर कुछ उबला। वो गुस्सा था उन लोगों पर जो अब बोल रहे थे, उस वक़्त पर जो बीत गया था, उस पूरी दुनिया पर जो ऐसी ही चलती है। मगर फिर गुस्सा थम गया, क्योंकि रमेश को पता था कि वो भी उन्हीं में से एक था। वो भी देर से बोला था। वो भी तब चुप रहा था जब बोलने की जरूरत थी। कोई भी पूरी तरह बेगुनाह नहीं था। कोई भी पूरी तरह गुनहगार भी नहीं था। बस एक धूसर था, वो रंग जो न काला होता है न सफेद, जिसमें सब कुछ मिला होता है। 1 साल और बीता। रमेश अब बूढ़ा होने लगा था। बाल पूरे सफेद हो गए थे। चलने में थकान होने लगी थी, और वो ज्यादातर वक्त घर में ही बिताता था। एक दिन उसका बड़ा बेटा, जो अब किसी कंपनी में काम करता था, घर आया। उसके चेहरे पर कुछ था जो रमेश ने पहचान लिया। वो थकान,
वो बेचैनी, वो अनकहा बोझ। रमेश ने पूछा कि क्या हुआ? बेटे ने बताया कि दफ्तर में कुछ हो रहा है। एक सीनियर है जो। और फिर वो रुक गया। रमेश समझ गया। वो कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि बैठो, और उसने अपनी कहानी सुनाई। पहली बार, अच्छा पूरी तरह, शुरू से, उस दिन से जब उसने सक्सेना साहब की गलती पकड़ी थी, अंत तक, आज तक, वो सब कुछ जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था। बेटा सुनता रहा। जब रमेश खत्म कर चुका, बेटे की आंखों में कुछ था, समझ, शायद दर्द, शायद कुछ और। रमेश ने कहा कि वो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। वो नहीं जानता कि बोलने से कुछ होगा या नहीं। वो बस इतना जानता है कि चुप रहना भी एक फैसला है, और उस फैसले की कीमत होती है, शायद आज नहीं, मगर कभी ना कभी। बेटे ने सिर हिलाया। वो कुछ देर और बैठा, फिर उठकर चला गया। रमेश को नहीं पता था कि वो क्या करेगा। शायद बोलेगा, शायद नहीं बोलेगा। शायद वही करेगा जो रमेश ने किया था। पहले चुप रहेगा, फिर देर से बोलेगा, फिर सालों तक उसका बोझ उठाएगा। हर पीढ़ी अपनी गलतियां खुद करती है। रात को रमेश बरामदे में बैठा था। आसमान में तारे थे, बहुत कम, ये शहर की रोशनी के पीछे छुपे हुए, मगर थे। उसने सोचा कि कितने साल हो गए, कितना कुछ बदल गया, कितने लोग आए और गए, मगर कुछ था जो नहीं बदला। वो कमरा अभी भी उसकी याद में था, मीटिंग रूम भी। वो आंखें अभी भी थीं, जो उसकी तरफ नहीं उठी थीं, और वो सवाल अभी भी था जो उसने खुद से पूछा था उस रात, कि अगर कोई एक आदमी भी बोल देता, तो क्या कुछ बदल जाता? जवाब उसे अब भी नहीं पता था। शायद हां, शायद नहीं। मगर एक बात उसे पता थी। वो बोझ जो उसने उठाया था, वो चुप्पी का बोझ, वो देर से बोलने का बोझ, वो सालों तक सोचते रहने का बोझ, वो कभी नहीं उतरा, और शायद कभी उतरेगा भी नहीं। महेश जी गुजर गए थे 2 साल पहले। उनके जाने से पहले रमेश उनसे मिलने गया था। वो अस्पताल में थे, कमजोर, मगर होश में। उन्होंने रमेश को देखकर वही थकी हुई मुस्कान दी जो पहली बार दी थी, उस कोने में, उस दफ्तर में। उन्होंने कहा कि जानते हो, मैं अभी भी सोचता हूं उन दिनों के बारे में। 25 साल हो गए, मगर अभी भी सोचता हूं। रमेश ने पूछा कि क्या सोचते हैं? महेश जी ने कहा कि सोचता हूं कि काश मैं पहले बोलता, काश किसी ने साथ दिया होता, काश ऐसा ना होता। फिर उन्होंने कहा कि मगर काश से कुछ नहीं होता। जो हुआ वो हुआ। उनकी आंखें बंद हो गईं। रमेश कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर चला आया। वो आखिरी बार था जब उसने महेश जी को देखा। नीलम अब किसी और शहर में थी। कभी कभी उसका संदेश आता था, छोटा, औपचारिक, वो ठीक है, काम अच्छा चल रहा है। मगर रमेश को पता था कि वो भी वही बोझ उठा रही है। वो भी उन दिनों को भूल नहीं पाई है। एक बार उसने लिखा था कि कभी कभी उसे लगता है कि सब बेकार था, कि कुछ नहीं बदला, कि उसने बस अपने आप को तकलीफ दी। रमेश ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज भी जब रमेश उस पुराने दफ्तर की इमारत के पास से गुजरता है, आए वो ऊपर देखता है, तीसरी मंजिल, वो खिड़की, वो कमरा, और उसे याद आता है वो दिन, वो पल, वो 17 जोड़ी आंखें जो नहीं उठी, वो 17 मुंह जो नहीं खुले, और वो एक आदमी जो अकेला खड़ा था। कभी कभी रमेश सोचता है कि अगर वो वापस जा सके उस दिन में तो क्या करेगा? क्या वो बोलेगा? क्या वो खड़ा होगा? क्या वो कुछ करेगा? शायद हां, शायद नहीं। वो नहीं जानता, क्योंकि जब तक कोई उस पल में नहीं होता, जब डर सीने में होता है, जब नौकरी का ख्याल आता है, जब सबकी आंखें दूसरी तरफ होती हैं, तब तक कोई नहीं जानता कि वो क्या करेगा। यही सबसे भारी बात है, कि हम खुद को नहीं जानते, जब तक वो पल नहीं आता। रात गहरा गई है। रमेश अब भी बरामदे में बैठा है। सुनीता सो गई है। बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में हैं। घर में वही परिचित सन्नाटा है। रमेश की आंखें खुली हैं, मगर वो यहां नहीं है। वो उस कमरे में है, उस दिन में, उस पल में, और वो सोच रहा है। आज भी, हमेशा। कहानी खत्म हो गई, मगर वो खामोशी, वो आज भी है। हर दफ्तर में, हर गली में, हर घर में, जहां कोई कुछ होते देखता है और कुछ नहीं कहता, जहां आंखें दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं, जहां लोग बाद में सोचते हैं कि काश वो खामोशी
आज भी है और कल भी रहेगी, जब तक कोई उसे तोड़ने का फैसला नहीं करता। उस पल में, उस कमरे में, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी सबसे बड़ी कहानी वो होती है जो किसी ने पूरी नहीं बताई, सिर्फ महसूस की।